साइकोलॉजिकल बेस पे देखते हैं, क्या बॉडी काउंट एक्चुअल में अफेक्ट करता है कि अगर किसी के 1 से ज़्यादा या फिर मैक्स टू मैक्स 5 से ज़्यादा बॉडी काउंट होते हैं, ओके। तो क्या उस माइंडसेट पे इफेक्ट करेगा? मतलब आप इसका जवाब सामाजिक रूप से जानना चाह रहे हैं या बायोलॉजी के रूप तो सर, जब 2 कपल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो आफ्टर इंटरकोर्स मेल सोचता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं नासा में होता, एंड फीमेल फॉल इन लव और ज़्यादा प्यार में जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। तो दोनों की ब्रेन की जो स्ट्रक्चरिंग है, जो वायरिंग है, वो बिल्कुल अलग अलग है। कि हमने ह्यूमन बिहेवियर में सबसे पहला चेंज एक ही देखा है कि उसकी स्लीप साइकिल चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है एंड इससे ह्यूमन ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ज़्यादातर लोग दो प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं जिनको आउल्स, और इनको एक बोलते हैं जिनको बोलते हैं हम लाग। तो सर, ये ड्रीम कंटेंट कैसे फॉर्म होता है हमारे ब्रेन में? सो ड्रीम्स आर एन एक्टिव प्रोसेस। बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी हमने रिसर्चेस की हैं। तो ड्रीम का जो कंटेंट है, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात, तो दो चीज़ें हैं जो आपके ड्रीम कंटेंट को डिसाइड करती हैं। जैसे कि हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी सपने के ऊपर एक पूरी पुराण दी गई है, जिसे हम सपन पुराण कहते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि हम सपने में जिनको भी देखते हैं उन्हें हम लाइफ में एक्चुअल देख चुके होते हैं। दिमाग अपनी तरफ से कोई नया चेहरा नहीं बनाता। क्या ये बात सच है? तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इमोशन और मेमोरी आपस में कनेक्ट है? बिल्कुल, डेफिनेटली। सर कैसे, ये और अच्छे तरीके से बताएं। देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। हमारी जो मेमोरी है, वो कौन सी चीज़ हमारी मेमोरी में जाएगी, कितना लंबा टिकेगी, कितने समय तक उसको रखना चाहिए, क्या क्या मटेरियल रखना चाहिए, ये ब्रेन बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट से डिसाइड करता है। आप किसी से मोहब्बत में होते हैं तो सब चीज़ लाल नीली पीली सब बहुत ब्राइट दिखती है, और वो आप फिर पहला प्यार कभी नहीं भूलती, बिकॉज दैट वाज सो इमोशनली चार्ज कि ब्रेन ये समझता है कि बिकॉज दिस हैज गॉट, आपके ब्रेन को उसने बहुत किक दिया है और उसको बहुत हाई फील कराया है जी, तो ये अच्छी चीज है जी। लेट्स स्टोर इट। दूसरी बार होता है तो ये लगता है यार इससे हाई तो पहले मिल चुकी है ना। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उनको लगता है कि ये पहले हो चुका है, जिसे डेजा वू बोलते हैं जी। तो ये कैसे फॉर्म होता है सर? इट इज़ अ फिनोमेना दैट पीपल हैव एक्सपीरियंस, एंड प्रमाण भी हैं और हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, और हम पढ़ाते हैं जी। सिगमंड फ्राइड जो है, उन्होंने एनालिसिस ऑफ ड्रीम पे बहुत बड़ी किताब लिखी हुई है, और उन्होंने कंटेंट ऑफ ड्रीम के हिसाब से लोगों की पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ, उसके बारे में बहुत सारी विवेचना करी हुई है। तो इन्फ्लुएंस ह्यूमन ब्रेन पे कैसे वर्क करता है अदर पर्सन्स का, लाइक मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी? तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो इस इशू पे बोलते हैं रिवॉर्ड सेंटर। रिवॉर्ड सेंटर, ओके। और उस रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करने के बहुत सारे फैक्टर्स है। तो भूख है, नींद है, प्यास है, सेक्स है, रिलेशनशिप है, कंपैशन है जी, एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर है, या एप्रिसिएशन है, रिवॉर्ड है। सीख गया कि इन्फ्लुएंस कैसे वर्क करता है। बिल्कुल। पर मैनिपुलेशन के बारे में ये पूछना चाहूंगा कि मैनिपुलेशन लोगों पे कैसे वर्क करता है? तो जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है जी, वो लोग इजीली मैनिपुलेट हो पाते हैं। तो सर मैं इनसाइड ब्रेन जानना चाहूंगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है मैनिपुलेशन के लिए? साइंस भी यही खोजने में लगी पड़ी हुई कि हमें ब्रेन का कोई एक हिस्सा मिल जाए जो हमें ये बता दे कि ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि ब्रेन भी हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं भी। तो एक ब्रेन वॉश नाम की भी स्ट्रेटेजी लोग यूज करते हैं। क्या ये पॉसिबल है रियल में? क्योंकि जब भी हमारा ब्रेन कुछ भी देखता है वो उसे तुरंत स्टोर कर लेता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं? ब्रेन वॉश की परिभाषा क्या है? कुछ लोग होते हैं अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, कुछ लोग सामने वाले से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग इतनी बड़ी भीड़ में खो जाते हैं और अपने आप को एकदम सुसाइडल टेंडेंसी में ले आते हैं। तो सर ये क्या चीज़ होती है जो ब्रेन में हमारे ऐसा क्या फॉर्म होता है जिससे कि हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं? सो वेलकम दर्शकों, स्टैपल शीट के एक अनदर पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट साइकोलॉजिकल बेस पे होने जा रहा है, जिसमें हम समझेंगे कि हम सपने क्यों देखते हैं, सपनों का कंटेंट कैसे डिसाइड होता है, और डेजा वू यानी ऐसे एक्सपीरियंस जो हमें लगता है कि यार ये तो लाइफ में पहले हो चुका है, ये कैसे फॉर्म होता है, और साथ ही साथ कि लोग हमें कैसे इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, और हमारी इच्छाएं, हमारा आकर्षण कैसे हमारे दिमाग को नियंत्रण करता है, और यही दिमाग हमें कैसे सुसाइडल थॉट्स की तरफ ले जाता है। तो दर्शकों, हमारे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान में। तो इसी के साथ हम आपके सामने लेके आए हैं एक साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर विशाल सिन्हा जी, जो एसएन मेडिकल कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और हमारे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और कई सारे पेशेंट्स को डील करते हैं।
तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजी को दोनों को मिला के आपके सामने ये क्वालिटी कंटेंट लेके आया गया है। तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में पक्का वैल्यू ऐड करेगा। और जो लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में कई सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, पॉलिटिकल पॉडकास्ट एंड बिजनेस पॉडकास्ट बने हुए, और साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें आपको पता चलेगा कि ब्लैक मनी कैसे हमारे वर्ल्ड में आया, कैसे ब्लैक मनी सिस्टम स्टार्ट हुआ, और गट फीलिंग हमारी कैसे वर्क करती है, और आने वाले टाइम में पॉपुलेशन हमारे देश के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे बोल देना चाहता हूँ कि सैप और स्ट्रीट को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है। हमें ये मोटिवेशन देता है और हमें इनकरेज करता है कि आपके सामने और क्वालिटी कंटेंट लेके आ सके। तो दर्शकों, वेलकम टू स्टेप ऑन स्ट्रीट। इसी के साथ, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर विशाल सिन्हा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेप ऑन स्ट्रीट पे। धन्यवाद। जी। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो ये होगा कि हमने ह्यूमन बिहेवियर में सबसे पहला चेंज एक ही देखा है कि उसकी स्लीप साइकिल चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है एंड इससे ह्यूमन ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ओके, सो अगर हम स्लीप की बात करें तो बेसिकली बेसिक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। पहले ये माना जाता था कि ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है ओके। और नए दिन के लिए तैयार करती है। जी। लेकिन अब साइंस ने ये बताया है कि ये बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। जी। बहुत सारे प्रोसेस, जैसे आप स्लीप मोड में अपने लैपटॉप को छोड़ देते हैं और पीछे से सारे प्रोसेसर्स अपडेट्स होते रहते हैं, वैसे ही ये एक प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। ब्रेन वर्क्स एक्टिवली इन दिस जी। टू रीसेट मेनी थिंग्स, जो बॉडी के हार्मोनल साइकिल्स हैं, मूड सिम्टम्स हैं, और बहुत सारी रिपेयर मैकेनिज्म्स पीछे से चलती रहती हैं। जी। लेकिन ये एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसके द्वारा हमारी स्लीप साइकिल निर्धारित होती है, जो नेचर द्वारा डिसाइडेड होती है। जी। सो वी हैव अ पर्टिकुलर पार्ट इन द ब्रेन स्पेसिफिकली विच टेक्स इनपुट, जो कि बाहर से कितना सनलाइट आ रहा है, कितनी लाइट आ रही है, उससे इनपुट लेता है और अपनी उस रिदम को मेंटेन करता है। जी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस ने ग्रोथ करी है, तो हमने आर्टिफिशियल लाइट, फिर हमारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि हम कब सोने जाएं। ओके। तो एक क्लॉक तो हमारी अंदर चल रही है जो कह रही है कि साहब सुबह 6 बजे सूरज आया, आप जग जाइए। जी। और ये कह रही है कि शाम को भाई 7 बज गए और अब आप अंधेरा हो गया, अब आप सो जाइए। जी। बट बेसिकली विद एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एवरीथिंग, जी। अब आर्टिफिशियल लाइट इतनी है आपके पास, तो ये डिफरेंशिएट करना कि ये दिन है कि रात है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। तो इसी वजह से, इसी सब की वजह से जो स्टिमुलस है, जो ब्रेन को ये डिसाइड करने का काबिलियत देते हैं कि कब आपको सोना है, आपकी स्लीप साइकिल रेगुलेट कैसे होती है, ये सब चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रही है। इसलिए टाइम जोन के संग जब आप जाते, आपकी एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, और जब वो एक्सटर्नल बायोलॉजिकल क्लॉक के संग कॉन्फ्लिक्ट करती है जी। कि वो अलग चल रही हैं, तो आप किसी विदेश में जाएंगे जहाँ टाइम 4 घंटे या 6 घंटे आगे चल रहा है और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक अभी भी 6 घंटे पीछे चल रही है, तो आपको वहाँ स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसी हिसाब से आपका जो वर्क शेड्यूल है, जो लोग नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, उनकी रैपिडली चेंज होती रहती है, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके अंदर स्लीप डिसऑर्डर्स कितने होंगे या आपकी स्लीप साइकिल किस हिसाब से मैनिफेस्ट होती है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस। ओके सर। सर, इसके साथ एक चीज़ और कि आजकल जो जेनजीज हैं वो रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। इससे हमें आने वाली युग मतलब पीढ़ी में हमें क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है? नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट जेनज़ीज़ कि जेनज़ीज़ रात भर जागते हैं। जी। अगर हम नींद के हिसाब से कैटेगराइज करने की कोशिश करें, तो ज़्यादातर लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं जिनको आउल्स, और इनको एक बोलते हैं जिनको बोलते हैं हम लार्क्स। लाट्स। तो आउल्स जो होते हैं, वो उनकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो रात में जी। बेटर होती है। तो ये वो लोग होते हैं जो दिन में आराम से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज ही करते रहते हैं, इधर उधर उधर, या दिन में सो भी जाते हैं। लेकिन ये लोग, इनका ब्रेन जो है शाम के टाइम में या रात के टाइम में सुपर एक्टिव होता है। ओके। ठीक है, इसलिए ये लोग रात में देर तक जगते हैं। ओके। ओके। या कुछ लोग आपने देखा होगा ना, आपके स्कूल में, क्लास में फ्रेंड्स होंगे, या मेरी पढ़ाई तो रात में बहुत बढ़िया होती है। जी। जबकि अनूमन लोगों का कॉन्सेप्ट, पुराने लोगों का, इसलिए जेन जी आपने वर्ड यूज करा, जो एक जनरेशन है या पुरानी जनरेशन, वो क्या कहती है, सुबह उठ के दिमाग फ्रेश होता है, सुबह पढ़ना चाहिए, अच्छा याद होता है, ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके। जो लोग आउल्स होते हैं वो रात में एक्टिव होते हैं, और जो लार्क्स होते हैं
वो सुबह के टाइम में जल्दी एक्टिव, तो ये व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो आउल कैटेगरी में ज़्यादातर आ रहा है या लार्क कैटेगरी में आ रहा है। तो जैसे कि अभी हमने स्लीप साइकिल की सर बात करी जी, पर इसके साथ एक पॉइंट और है कि हम ड्रीम भी देखते हैं जी, तो सही ड्रीम कंटेंट कैसे फॉर्म होता है हमारे ब्रेन में? सो ड्रीम्स आर एन एक्टिव प्रोसेस, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी हमने रिसर्चेस की हैं। तो ड्रीम का जो कंटेंट है, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो चीज़ें हैं जो आपके ड्रीम कंटेंट को डिसाइड करती है। दो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं मुख्य तौर पर जी। एक तो ये है कि आपकी जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो आपकी मेमोरीज हैं, ओके, जो भी हैपनिंग्स है वो सबकॉन्शियस पुरानी भी हो सकती हैं, नई भी हो सकती हैं। आपकी रोज़मर्रा की जीवन में जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। और एक आपकी होती है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे कि जो आपके जीवन में, आपके शरीर में जो चीज़ घटित हो रही हैं, आपके दिल की धड़कन हो गई, आपको रात में आप सो रहे हैं, आपको अचानक से पेशाब आने लगा, या आपको मच्छर ने काट लिया, आपको गर्मी लगने लगी, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, पसीना आने लगा, ये आपके जो हार्मोनल चेंजेस, ये फिजियोलॉजिकल। ओके। तो ड्रीम कंटेंट उन्हीं चीज़ों से डिसाइड होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल में जो हमारी मेमोरीज होती हैं, जो अनप्लेजेंट मेमोरीज होती हैं, जो जिनको कि हम ऑब्वियस तौर पर डे टाइम में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए या उसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेटफुल हो सकती है, ठीक है ना। जैसा एक मोटे तौर पे समझाने की अगर कोशिश, जो लोग बहुत हाई एंजाइटी के शिकार होते हैं जी। या थोड़े से भीरू प्रकार के होते हैं, जो क्या कहना चाहिए इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होती है, अब उनकी लड़ाई हो गई दिन में, किसी में एक दबंग टाइप के लड़के ने आकर उनको डांट दिया, फटकार दिया, या टीचर ने कुछ कह दिया, तो वहाँ वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो कुंठा है, ये जो क्या कहना चाहिए गिल्ट है कि वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि वो कैपेबिलिटी नहीं है उस पर्सनालिटी के अंदर जी। तो वो ये लेकिन एक्सप्रेस करने का है कि मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए था, तो ये जो विरोधाभास है कि कर नहीं पाए और करना चाहिए था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की रेट करता है। ओके। और ये कॉन्फ्लिक्ट आपको जीवन भर बना रहेगा, ये हमेशा बना रहेगा कि भाई मेरे को कहना चाहिए था लेकिन मैंने कहा नहीं, तो आपका ब्रेन इसमें इन्वॉल्व रहेगा। और लेकिन आप दिन भर काम कर पाए तो इसको सबकॉन्शियस पार्ट में सबसाइड कर दिया जाता है, ताकि एक्टिव फेज में नहीं आए। वो एक ऐसी फाइल है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट काम है, तो उसको जो है एक फोल्डर में डाल के अंदर रख दिया है, जो सबकॉन्शियस माइंड हो गया। अब रात के समय में या ड्रीम्स के टाइम में ये होता है कि ये जो विरोधाभास वाली जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको मॉडिफाइड वे में हमारा दिमाग उनको विजुलाइज करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लोग बाग ड्रीम्स में देखते हैं कि हाँ मुझे 4 आदमी, और वही व्यक्ति जो रात में जब सपना देखेगा तो ये सपना देखेगा कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे 6 पैक्स हैं और मेरे को 4 गुंडों ने घेर लिया और मैंने उनको ये मारा, ये मारा, ये मारा, और इस प्रकार से उसके बॉडीली मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, वो चिल्ला भी सकता है, वो एक्सप्रेस हो जाता है। ओके, मतलब जो उसके दबे हुए इमोशंस हैं वो सपने के रूप में बाहर आते हैं उसके सामने। नॉट एग्जैक्टली दबे हुए, जो वो विशेष हैं जो हम सामाजिक रूप में या हम फुली तौर से हमारा ब्रेन उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी नहीं माने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, खाली दबी हुई चीज़ें नहीं हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको विशफुली आप उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक मोटे तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, कुछ साइंटिफिक। बहुत सारे ड्रीम के कंटेंट्स जो हैं वो आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, जैसे आप सपने में देख रहे हैं, अचानक से कुछ देख रहे हैं और आपको पेशाब लग रहा है, आपको अर्ज हो रही है, लेकिन आप इतनी डीपर स्टेजेस ऑफ स्लीप में हैं कि ये एहसास कई बार लोगों को नहीं होता कि रियल में लग रहा था पेशाब कर रहे हैं या ये में। यस। ठीक है ना। और उस फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से आपके ड्रीम का कंटेंट भी मॉडिफाई होने लगता है। आपके हार्मोनल पीक्स होते हैं, मेल हार्मोन से 4 o'clock दे गेट हाइक्ड अप, तो आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो राइज अप होते, तो वो कुछ कंटेंट वो आपको ड्रीम में उसका नजर आने लगेगा। ओके। बहुत सही। या कुछ आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान कर रखे, वो सारी चीज, या रोजाना में कुछ घटित हुआ वो, या पुराना कोई रिप्रेस मटेरियल जी। जो आज कुछ हुआ उससे रिलेटेड आज कुछ हुआ, और उसी सेम थीम पर उस फोल्डर में एक और फाइल जुड़ी हुई है जो 10 साल पहले की है, जी। तो वो दोनों फाइल एक साथ निकल के आ जाएंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज की वजह से या वो 10 साल पुराना वाला मैटर है जिसने मेरे ड्रीम के कंटेंट को डिसाइड किया। जी। दैट्स व्हाट हैपेंड। वैसे इसके संग एक और चीज़ सर देखी जाती है, जैसे कि हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी सपने के ऊपर एक पूरी पुराण दी गई है, जिसे हम सपन पुराण कहते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि हम सपने में जिनको भी देखते हैं उन्हें हम लाइफ में एक्चुअल देख चुके होते हैं, दिमाग अपनी तरफ से कोई नया चेहरा नहीं बनाता। क्या ये बात सच है? देखिए, मैंने कहा ना, जो भी आपका ड्रीम का कंटेंट है वो आपकी सबकॉन्शियस या ब्रेन का पार्ट है, जो वहाँ पे सब रिप्रेस मटेरियल रहता है, दबा हुआ मटेरियल पड़ा रहता है। तो वो आप
वर्चुअली या रियली जी आप एक्सपीरियंस कर चुके होते, लेकिन वो आपके सब कॉन्शियस पार्ट को एक्सपोज नहीं हुआ होता, इसलिए हमें वो याद नहीं रहता। ओके तो एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, ये कुछ हद तक सही, क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन हमारा दिमाग नहीं चाहता था कि वो मटेरियल, क्योंकि वो हमारी इंटीग्रिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, तो उसको फुल एक्सपोजर मिले हमारा ब्रेन को उसका, जी तो उसको सप्रेस करके, रिप्रेस करके एक अलग फोल्डर में ब्रेन में स्टोर कर दिया गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज पहले, अब पुनर्जन्म के बारे में तो मैंने कुछ नहीं कह पाऊंगा, दैट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, साइंस हैज नो स्टेक ऑन इट। बट हाँ, लेकिन आपके इस जीवन काल में जो भी, जैसे मैंने कहा ना, पुराना एक फोल्डर है जो आज की मेमोरी से रिलेटेड है, अब वही मेमोरी या वही सेम इमोशन आपको 5 साल पहले, 10 साल पहले, जी जैसे कि आज आपसे कहा जाए कि बहुत बारिश हो रही है और आज पकोड़े खाने का मन है, जी, ये एक इमोशन है जो आपको जनरेट हुआ। तो ये बारिश और पकोड़े, ठीक है ना, ये ब्रेन के एक फोल्डर में स्टोर्ड है। तो अब जब जितनी भी बारिशें रही हैं जिसमें आपको बहुत आनंद आया, जहाँ हमने पकोड़े खाए, बिल्कुल अरे यार 5 साल पहले हम अपने दोस्तों के संग गए थे, वहाँ भी हमने पकोड़े खाए थे, उसके बहुत बढ़िया पकोड़े थे। जी जबकि अगर आपसे कहा जाए कि आप याद करोगे आपने कब पकोड़े खाए थे, तब तो वो आपको नहीं याद आएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर इमोशन के संग वो फाइल लिंक्ड है, वो फिल निकल के बाहर आ जाएगी। ओके तो मतलब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इमोशन और मेमोरी आपस में कनेक्ट है। बिल्कुल, डेफिनेटली। सर कैसे, ये और अच्छे तरीके से बताएं। देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। हमारी जो मेमोरी है वो कौन सी चीज़ हमारी मेमोरी में जाएगी, कितना लंबा टिकेगी, कितने समय तक उसको रखना चाहिए, क्या क्या मटेरियल रखना चाहिए, ये ब्रेन बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट से डिसाइड करता है। जी तो और वो हम कई बार वॉलेंटरली अपने खुद से, या कई बार हम इनवॉलेंटरली, वो हमारे ब्रेन के अंदर पोड होती रहती है। तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और जैसे कि लाइब्रेरी में लाखों करोड़ों बुक्स होती हैं और उनकी एक कैटलॉगिंग सिस्टम होती है। जी अब वो कैटलॉगिंग कई प्रकार से हो सकती है, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है, हार्ड कवर बुक्स, सॉफ्ट कवर बुक्स के हिसाब से भी हो सकती है, टॉपिक वाइज भी हो सकती है, ऑथर वाइज भी हो सकती है। ऐसी ब्रेन में करोड़ों मेमोरीज हैं और उनके लाखों तरीके हैं उनको कोड करने के। जी ठीक है, उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका कोड करने का है, वो है इमोशन। इमोशंस बिल्कुल, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और जो भी हमारी इमोशनली लेडन मेमोरीज होती है, जिसमें कि हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, जी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती, ओके और उनको भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा ना कि ब्रेकअप बड़ी मुश्किल से भूलता है लोग, यस क्योंकि जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं उसमें, जी या आपका कोई ऐसा इंसिडेंस जिसमें आपने फेस किया हो जो कि आप बहुत डर गए हों, जी नियर डेथ एक्सपीरियंस है, कार का एक्सीडेंट हो गया, जी बिल्कुल सर तो वो एक मेमोरी परमानेंट है। तो जब भी कार देखते हैं या तेज कार चलती है, वो वापस रिलीव होने लगा, वो लगता है नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं हो रहा है। यस वो कभी नहीं भूल पाएंगे, आप जीवन भर में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो हाईली इमोशनली चार्ज, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो इसीलिए कहते हैं कि जो जब आप किसी से मोहब्बत में होते हैं तो सब चीज़ लाल नीली पीली सब बहुत ब्राइट दिखती है, और वो आप फिर पहला प्यार कभी नहीं भूलते, जी क्योंकि दैट्स व्हाट, कि बिकॉज दैट वाज सो इमोशनली चार्ज कि ब्रेन ये समझता है कि बिकॉज दिस हैज गॉट, आपके ब्रेन को उसने बहुत किक दिया है और उसको बहुत हाई फील कराया है, जी तो ये अच्छी चीज़ है। जी फर्स्ट लेट्स स्टोर इट, जी लेट्स स्टोर इट, जी ठीक है ना। दूसरी बार होता है तो ये लगता है यार इससे हाई तो पहले मिल चुकी है ना, फिर आप उसमें वॉलंटरली अपना ऐड करने की कोशिश करते हैं। वो वॉलंटरली कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि साहब एक आपको कोई मैं फ़ोन नंबर दूं कि वो यार एक फ़ोन नंबर नोट कर लेना ज़रा, मैं ठीक है, आप फ़ोन नंबर नोट कर लेंगे, और मैं आपसे 5 मिनट बाद पूछूं कि भाई फ़ोन नंबर बताया था, और वो तो मुझे याद नहीं। यस सर अब इसी सिंपल एग्जांपल में वॉलंटरी हम कैसे करते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई फ़ोन नंबर नोट कर लो, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे इनसे आज बात कर ली है, तो आप उसे याद करने की कोशिश कर रही हैं, आपने वॉलंटरी इनपुट दिया और इसको स्टोर करके मैं 5 मिनट बाद आपसे पूछूंगा तो आप बता चुके होंगे, बता देंगे मुझे कि हाँ अरे वो आपने कहा था, क्योंकि मैंने एक टैग अटैच किया कि दिस इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट अगर मैं नहीं अटैच करूंगा तो वो आप भूल जाएंगे, जी और वो टैग जैसे ही आपने मुझे बताया उसकी थोड़ी देर बाद वो टैग हट गया, क्योंकि आपने मुझे बता दिया, जी प्रायोरिटी खत्म फिर आप भूल जाएंगे उसको। वो अगर मैं आपसे दोपहर में पूछूं या शायद 4 घंटे बाद पूछूं कि यार फ़ोन नंबर बताया था, वो बता देना जरा, कि नहीं अब वो तो मैं भूल गया, क्योंकि तब आपने कहा था कि ज़रूरी है मुझको फ़ोन करना है, याद रखना, मैंने याद किया और आपने फ़ोन भी कर लिया, तो वो अब मेरे लिए वो ब्रेन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे नहीं लगा कि मुझे ये याद करना जी चाहिए, क्योंकि ब्रेन के पास तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग थ्रू आउट द होल डे उसको स्टोर करके रखना है ना, तो कब तक स्टोर करेगा, लिमिटेड कैपेसिटी है, तो वो डिक्लटरिंग करता रहता है, जो ज़रूरी है उसको रखो।
इमोशनली चार्ज, क्योंकि आपके ब्रेन को हाई देते हैं, चाहे खराब हो चाहे अच्छे, तो वो उसको हमेशा स्टोर कर। दैट्स व्हाई मेमोरी एंड इमोशंस आर वेरी स्ट्रांगली, तो वेरी स्ट्रांगली। तो मतलब हमें अपने इमोशंस को और अपनी मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट का फायदा पड़ेगा। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी मेमोरी को बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ओके, मतलब हमें अपने इमोशंस को रिलेट करना पड़ेगा अपनी मेमोरी से। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। तो सर आपने जैसे कि अभी रिसेंट अभी पुनर्जन्म के बारे में ही बोला था कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उनको लगता है कि ये पहले हो चुका है, जिसे डेजा वू बोलते हैं जी। तो ये कैसे फॉर्म होता है सर? It is a phenomena that have people have experienced and we have definite हमारे पास इसके definitive प्रमाण भी हैं और हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं और हम पढ़ाते जी। बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एनी पैथोलॉजी। बेसिकली द आइडेंटिकल सिचुएशन जो मैच करती है, डेजा वू इज अ पर्टिकुलर होल एटमॉस्फियर दैट गिव्स यू सेंस। कई बार आपको ऐसा लगता है ये माहौल मेरा देखा हुआ है जी। या पर्टिकुलर ये व्यक्ति मेरा देखा हुआ है, ये पर्टिकुलर वो इमोशनल टोन देख रही है। जी। जो भी हमारा ब्रेन मैच, जो भी हम डिसीजन लेते हैं या जो भी हम परसीव करते हैं, ब्रेन हमारा परसीव करता है, वो एक मिक्स एंड मैच में मन करता है कि एक बहुत बड़ी पोटली है जिसके अंदर बहुत सारे रखे हुए हैं टुकड़े आपके पास अलग अलग, और आपके पास हाथ में 5 आया तो आप थैली में बटोरते हैं कि 5 निकल ही आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है? वो बहुत कम है। जी। या आपके हाथ में एक 5 और बड़ी थैली है जिसमें बहुत सारे नंबर, तो 5 कितनी बार आएगा? जी, पब्लिक। हाँ, तो जब वो 5 आ जाता है तो दैट्स अ डेजा वू। दैट्स सच। ठीक है, तो वो इन टोटो किसी एक चीज के लिए नहीं है। जी। आई एम सिटिंग इन दिस एटमॉस्फियर, मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपसे बातचीत हो रही है एंड इट्स रियली गुड। सो दिस क्रिएट्स अ पर्टिकुलर एटमॉस्फियर इन माय माइंड, अ पर्टिकुलर मेमोरी, एंड व्हेन समवेयर डाउन द लेन 10 साल बाद, 5 साल बाद, कभी मैं किसी इस प्रकार के माहौल में बैठता हूँ तो मुझे यार ये तो मैं पहले कर चुका हूँ। यस सर। सो वो एक मटेरियल था जो रिप्रेस हो गया, सप्रेस हो गया, और फिर अचानक से नई हैपनिंग के संग वो मैच हो जाता है। मैच है तो तो लगता है कि दिस इज अ डेजा वू फाइट। ओके, दैट्स। तो सर जैसे कि अब मैं टॉपिक के पास दोबारा आऊँगा, हम सिर्फ साइकिल के और ड्रीम्स की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ड्रीम नहीं आते, वो कौन सी फॉर्म होगी? इट डिपेंड्स। ड्रीम्स जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ स्लीप की साइकिल्स होती हैं। 2 फेजेस में हमने स्लीप को डिवाइड किया हुआ है। जो हमने स्लीप की ब्रेन की एक्टिविटी स्लीप के दौरान में हमने जब ईईजी से नापी तो हमने पता लगा कि स्लीप 2 फेजेस में आती है। 2 टाइप की स्लीप होती है, आरईएम स्लीप और एक है नॉन आरईएम स्लीप। ओके। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है ना, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ओके। और उसके भी एनआरईएम की भी कई स्टेजेस है जी, 1 2 3 4, right? Okay, and then REM. So you have a fixed cycle that keeps on running, but from NREM to REM, the REM is a very deeper stages of sleep, but the brain is active. ओके। Right? That's why it is called as a rapid eye movement, क्योंकि आंखें पुतलियां चलती रहती हैं mostly. जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर NREM होती है। तो like you are going from a lighter sleep to deeper and very deep sleep. Then that cycle ends. Then again फिर वो lighter sleep, फिर deeper. तो ऐसे कई बार अनुभूति की ब्रेन जागता है, आपको लगता है कि जागे भी, सोए, और ये कंप्लीट साइकिल हो, कंप्लीट साइकिल। इसीलिए। और ड्रीम्स जो हैं वो एनआरईएम्स में भी होते हैं और आरईएम में भी होते हैं। ओके। तो ये कौन से कंटेंट आप कितनी स्टेजेस में जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका ब्रेन का जो कंट्रोल है वो कितना आपकी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो आपकी सोते समय जो चीज़ें घटित हो रही हैं, और कितना उसके पास रिप्रेस मटेरियल है जिसको वो अलाउ करता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किसी को सपने आते हैं या नहीं आते हैं। जी सर। कई बार ऐसा होता है सपने सबको आते हैं, जी। लेकिन वो हमें याद नहीं रहते क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ स्लीप में होते हैं, तो उसमें उनको स्टोर नहीं किया जाता है, तो हमें याद नहीं। तो ऐसा लगता है कि सपना हमने देखा तो था लेकिन कुछ याद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो हमें बहुत विविडली याद होता है। जी। तो डिपेंड करता है कि वो सपना आप आरईएम स्लीप में देख रहे हैं। जी। नाइट मेयर्स यूजली अलग स्टेजेस जिसमें वो डरावने टाइप के सपने आते हैं, वो अलग स्टेजेस होती है। वो ब्रेन की एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपको सपना याद रहेगा या वो उसकी अनुभूति होगी कि नहीं। जी। सो दैट्स टोटली हम कहना चाहिए फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। ओके सर, तो अब जैसे कि आप बता रहे हैं कुछ लोगों को सपना याद रहता है, कुछ लोगों को सपना नहीं याद रहता है, पर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मुझे सपने में भी ये पता चल गया कि यस ये सपना है। ऐसा भी हो सकता है? कई बार होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा ना, वो उस कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो कितना प्रॉब्लमेटिक है आपकी ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए। ओके। साइकोलॉजी ये कहती है
फ्राइड का बहुत सारा काम है इसके ऊपर। सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने एनालिसिस ऑफ ड्रीम पे बहुत बड़ी किताब लिखी हुई है और उन्होंने कंटेंट ऑफ ड्रीम के हिसाब से लोगों की पर्सनालिटी, उनकी लाइफ, उसके बारे में बहुत सारी विवेचना करी हुई है। इट सेड कि जितना भी जो मेमोरीज हैं या जो एक्सपीरियंसेस हैं या इमोशंस हैं, जितने ज़्यादा आप की ईगो के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, डिसइंटीग्रेटिव होते हैं कि आपको आपके अस्तित्व को तहस नहस कर सके कहीं, वो उतना ही स्ट्रांगली जो है आपके ब्रेन में स्कोर्ड रहता। साइकोलॉजी से साइकोलॉजी जी। बट व्हाट हैपेंस बेसिकली, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कई बार वो इतना प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपको उसके लिए एक वेक्टर की जरूरत, मतलब एक न्यूट्रल चीज की जरूरत होती है। कई लोग ना, मुझे सपने में सांप दिखते हैं, सांप का सिग्निफिकेंस, या मुझे सफेद घोड़ा दिखाई देता है, या समथिंग एक्स वाई जेड लॉट ऑफ हाइपोथेटिकली। तो वो एक मटेरियल है कि उसकी विजुअलाइजेशन से आपने देखा तो वो कहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन व्हाट एक्सप्रेसेस दैट, वो शायद कोई टॉक्सिक नेचर आपको ब्रेन ने एक न्यूट्रल चीज के संग एक हेवीली प्रॉब्लमेटिक चीज को लोड करके निकाल दिया जी, ताकि वो डिटेक्ट नहीं हो। एग्जैक्टली। तो वो कई बार ऐसा होता है कि आप सपने में भी आपने कि आपने ऐसा सपना देखा कि मैंने अपने पिताजी को मार दिया जी। मैंने सपने में सपना देखा कि मैंने पिता, आप दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, दैट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड और दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। बिल्कुल कि आप अपने पिताजी को, मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट और सम इलिसिट रिलेशनशिप और व्हाटएवर इट इज, तो यू आर ड्रीमिंग दैट इनटू अ ड्रीम कि यू आर ड्रीमिंग लाइक दिस। यस। वो एक्सप्रेस हो गया, लेकिन ये तो सपना था, जस्टिफाइड काइंड ऑफ थिंग कि चलो ठीक है, सपने में तो सही था, मैंने सोचा नहीं ऐसा, मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया। सो दिस इज हाउ इट इज डिसाइडेड अपॉन। ओके, तो सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारे ड्रीम कंटेंट डिसाइड होता है। तो इन्फ्लुएंस ह्यूमन ब्रेन पे कैसे वर्क करता है अदर पर्सन्स का, लाइक मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी एंड सो ऑन। ब्रेन में जो भी चीज़ें को, जैसे मैंने बताया कि क्या चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो ब्रेन डिसाइड करता है और उसको परमानेंटली स्टोर करने की कोशिश करता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ योर इन्फ्लुएंस, जो हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो वर्ड हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे डिसाइड होता है। तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो इस विषय पे बोलते हैं रिवॉर्ड सेंटर। रिवॉर्ड सेंटर। ठीक है ना। तो रिवॉर्ड सेंटर जो है बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। जो भी चीज़ें आपके रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, वो आपके ब्रेन को ग्रो करने के लिए, या ब्रेन उनको पकड़ के रखने की कोशिश करता है। ओके। और उस रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करने के बहुत सारे फैक्टर्स है। तो भूख है, नींद है, प्यास है, सेक्स है, रिलेशनशिप है, कंपैशन है जी। एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर है, या एप्रिसिएशन है, रिवॉर्ड है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होगा। ओके। ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जो आपने आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है, आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, जो थ्रू आउट द लाइफ आपने एक्सपीरियंस करी है, चाहे वो लोग हों जी। चाहे वो आपका सोशल माहौल हो, जी। जिनको कि हमारा ब्रेन जो है एक हमारे समाज ने उसको पोर्ट्रे कर रखा है, या उसके संग एक इम्पोर्टेंस अटैच कर रखी है। वो इम्पोर्टेंस चाहे जरूरी नहीं है कि ये सही हो, क्योंकि 70 साल पहले महात्मा गांधी के संग इम्पोर्टेंस थी, तो लोग महात्मा गांधी जैसा बनना चाहते थे उनके रोल मॉडल की डेट में। फिर बीच में लोग माइकल जैक्सन बनना चाहते थे जी। अब आज शायद और ही बनना चाह रहे हैं, या कुछ और बनना चाह रहे हैं, मतलब नो मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल। डिपेंड्स ऑन टाइम। एग्जैक्टली। तो हमारे समाज ने किसको कहाँ पोर्ट्रे करके रखा हुआ है, ये उस माहौल या परिवेश या जैसा डेवलपमेंट चल रहा है, जैसी मॉरलिस्टिक वैल्यूज चल रही हैं, उस हिसाब से डिसाइड हो। ओके। और उसी से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी, हमारा ब्रेन चाहता है कि मुझे भी वो सुखद अनुभूति प्राप्त होगी, मैं भी कहीं पहुंचूं, तो हम उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जी। और इसी दौरान में हमारी पर्सनैलिटी शेप एंड आउट होती है। तो हमारे आसपास में जो कुछ हो रहा है, हमारा परिवेश, हमारी इमोशनल और हमारी मेमोरी, ये सब डिसाइड करती है कि क्या चीज़ को हम अपने लिए सेलेक्ट करके क्या स्टोर करें और कैसे हम इन्फ्लुएंस हों। जी। कई बार ऐसा देखा है कि जब आप एक ही चीज़ को कई बार दिखाते हैं और हम उसे, समाज उसे सहमति देने लगता है या उसको इम्पोर्टेंस देने लगता है, तो हम गलत चीज़ों को भी अपनाने लगते हैं। जी। पहले देखा था कि सिगरेट पीना बहुत ही स्टाइल वाली बात मानी जाती जी, है, एज एन मेडिसिन बताया जाता था। एज ए मेडिसिन। और दूसरी बात, आपका फिल्म का जो हीरो है, जिसके पीछे 4 लड़कियां घूम रही हैं, बहुत सक्सेसफुल है, एक हाथ से बाइक चलाता है वो और सिगरेट भी पीता है, जी। तो लोगों को लगा कि सिगरेट पीना इज अ स्टाइल,
तो वो लोगों ने सिगरेट पीना शुरू कर दी। अब यही सारी चीज़ें जो है आपके एडवर्टाइजमेंट्स में यूज़ होती है। जी, अब वो दिखाते हैं कि साहब एक पर्टिकुलर डीओ या परफ्यूम आया, वो लड़के ने ऐसे 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 करके छिड़का अपने ऊपर और 10-15 लड़कियां आ गई अट्रैक्ट कर ले। अट्रैक्ट करने के लिए। अब वास्तविकता है या नहीं, जी, लेकिन किसी भी पुरुष के लिए लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, ये एक रिवॉर्ड है। जी, तो उस रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सोचता है कि मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या जरूर, क्या नुकसान है, भाई 200 रुपए का डीओ या परफ्यूम ही तो आ रहा है। अब वो उसको छड़कना शुरू कर, अब यही 200 रुपए का डीओ 2 लाख रुपए खरीदना शुरू कर देते हैं, कंपनी का काम हो गया। So this is how you identify yourself। जी, आप अपने आप को उस व्यक्ति से आइडेंटिफाई करने लगते हैं जो ये डीओ लगा के 4 लड़कियों को लेकर आ रहा है। जी, सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई। इसीलिए आपके रोल मॉडल्स हमेशा समाज के हिसाब से, आपके परिवेश के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, और उन रोल मॉडल्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे जो कुछ अच्छा या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जी, आप एब्जॉर्व करने लगे। एब्जॉर्बेशन होती है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं संगत का असर बहुत पड़ता है। पुराने जमाने के लोग कहते हैं कि जैसा आप संगत में रहेंगे वैसी रंगत में। हाँ वैसे ही रंगत आपकी हो जाएगी। तो जब बचपन में छोटी क्लास के बच्चे होते हैं तो उनको अपनी टीचर्स बड़ी पसंद आती हैं, हमारी मैडम बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से साड़ी पहनती हैं, और जी, तो उनको लगता है कि मुझे टीचर बनना है। टीचर बन। छोटी क्लास के बच्चे मुझे टीचर बनना है, बट टीचर इज लाइक अ बिग थिंग। जी, फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, जैसे देन यू गेट इम्प्रेस्ड बाय योर फ्रेंड्स, जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनके पास मोटर बाइक्स हैं, जी, या फिर आपका कोई दबंग दोस्त है, तो आपको लगता है कि नहीं पावर चाहिए मुझे, तो मुझे पॉलिटिशियन बनना है, या मुझे आईएएस बनना है, या मुझे पुलिस में जाना है। जी, फिर व्हेन यू मूव इनटू द रियल वर्ल्ड तो आपका आइडेंटिफिकेशन या इन्फ्लुएंस प्रभावित तो अलग होने लगा है। आपको रियलिस्टिक समझ कि नहीं भाई साहब, मेरा आईक्यू उतना नहीं, मैं आईएएस नहीं बन सकता, तो नीचे की तरफ कहीं जाने की रियलिस्टिक मैच करने की कोशिश कर। दिस इज हाउ यू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर, जो आप जिससे भी आप अपने आप को मानते हैं कि हाँ इसमें कुछ एक चीज है जो मेरे दिमाग को कैच कर रही है, वो रिवॉर्ड जो मुझे दे रही है। वो रिवॉर्ड आपका नेम फेम भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड पावर भी हो सकती है, वो रिवॉर्ड इमोशन भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकते। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो भी उस ब्रेन को स्टिमुलेट कर दे वो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन फैक्टर बन जाती हैं। जी, कुछ चीजें नेचुरल होती हैं कुछ और बहुत सारी चीजें मैन मेड या इंड्यूस्ड होती हैं, जो हमारा समाज जिनको आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ा रहा है। जी, तो अगर आप देखें कि जैसे कि अगर आपके घर में कोई किशोर अवस्था का बच्चा है या छोटा बच्चा है, जी, जब वो इसीलिए मोबाइल आपने देखा ना कि वो गेम खेल रहा है, जो जिसमें सारे दिन बंदूक चल रही है, 50 आदमियों को मार रहा है, वो 100 आदमियों को मार रहा है। वॉयलेंस इज लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर हिम। जी, वो बहुत बार उसे एक्सपीरियंस कर चुका है, उसकी हैबिट हो चुकी है। एग्जैक्टली वो उसने रोज देखा हुआ है। और वो उसको वॉयलेंस उसके ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट करता है, उसको लगता है कि मैं 50 आदमियों को मार दूंगा तो मैं 50 पॉइंट मिलेंगे, जी, और इससे मैं एक लेवल गेम में ऊपर पहुंच जाऊंगा। जी, तो यार मतलब यू आर गेटिंग बेटर इन दैट गेम, पर्टिकुलर गेम में आप बेटर हो रहे हैं। लेवल अप। तो आपको तो आपका ब्रेन कहता है कि व्हेन यू आर मूविंग अप दिस इज स्टिमुलेट, आपके रिवॉर्ड सिस्टम को आकर्षित करती है। जी, तो मरना इज लाइक अ गुड थिंग, मारो भाई। जी, तो जब आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है तो फिर आप ये रियल वर्ल्ड में भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, ओके, जब आप उतने परिपक्व नहीं होते हैं। इसलिए मैंने छोटे बच्चों का एग्जाम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि समाज के परिवेश के हिसाब से, माहौल, देश, सर के हिसाब से वो जो है आपकी जो आइडेंटिफिकेशन, किससे हम रिजेंबल करते हैं, वो बदलता रहता है। इसीलिए कई देशों में भी आपने सुना कि हमने वीडियो गेम्स बंद कर दी, कि हम देख रहे हैं कि उतनी उत्तेजना, उतनी आक्रामकता लोगों में मिल रही है, तो मुझे लग रहा है ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन फैक्टर बंद करने की कोशिश करी। जी। दैट्स हाउ। तो तब मैं ये सीख गया कि इन्फ्लुएंस कैसे वर्क करता है। बिल्कुल पर मैनिपुलेशन के बारे में ये पूछना चाहूंगा कि मैनिपुलेशन लोगों पे कैसे वर्क करता है। ठीक है। मैनिपुलेशंस यूजुअली डिपेंड करता है जो व्यक्ति मैनिपुलेट हो रहा है जी, वो कितना डिसाइडिंग। मैनिपुलेशंस तो सब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को आप अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर पाते हैं, जी, बिल्कुल। कुछ को नहीं कर पाते, क्योंकि आप एज अ मैनिपुलेटर यू आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, द अपोजिट पार्टी, वो सामने वाला व्यक्ति डिसाइडिंग फैक्टर है। जी, कुछ लोग होते हैं जिनको कि हम इस प्रकार से डिफाइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है, वो उनका जो कंट्रोल होता है वो एक्सटर्नल होता है, जी, बाहरी, उनके खुद के बाहर, मतलब मेरे अपने खुद के अंदर नहीं, खुद के बाहर। ओके बाहर। हाँ, तो उनका जो ब्रेन है वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है बाहरी चीज़ों से। ओके, बाहरी चीज़ें चमक दमक हो गई, बाहरी चीज़ें लोग हो गए, बाहरी चीज़ें कुछ। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो इंटरनल, कि मेरी अपनी खुशी, मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जी, या वो
तो जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है जी, वो लोग इजीली मैनिपुलेट हो पाते हैं, क्योंकि उनके आसपास के वातावरण को आप मैनिपुलेट कर लीजिए एंड दे गेट इजीली इन्फ्लुएंस। ओके। और जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है जिन लोगों का, उनको इन्फ्लुएंस करना उतना मुश्किल बहुत होता मतलब ओवरऑल बात ये जिसको दूसरे के ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ईज़िली। है। एक मोटे तौर पर हम बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि दे गेट इजीली उनको बाहरी, तो उनका जो रिएक्शंस हैं, ब्रेन के जो रिएक्शंस हैं, वो बहुत क्विक इम्पल्सिव प्रकार के लोग होते हैं और वो जल्दी अपनी ओपिनियंस बना लेते हैं। जी, ये उनकी पर्सनालिटी का एक सो कॉल्ड फ्लॉ कह सकते हैं या जो भी, और वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं। बाहरी कोई परिवर्तन हुआ, किसी ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी तो एकदम तुरंत सिप में भी गाली देनी शुरू कर दी, क्योंकि आपकी जो ड्राइव है, मतलब है तो दो लोग, लेकिन कंट्रोल वहाँ से, रिमोट वहाँ से चल रहा है। जो इंटरनल लोगों ऑफ कंट्रोल वाला वो लोग, अच्छा चलो साहब जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गाली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट सर। हाँ, तो वो कहता है ओके ठीक है, वो अनसुना करके निकल जाता है। तो ये डिपेंड करता है वो इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कहता है ना कि आप किसको कितना मैनिपुलेट कर सकते हो। जी, ये गुस्से के लिए भी है, ये प्यार के लिए भी है, ये और भी सारे इमोशंस के लिए। जी। तो सर मैं इनसाइड ब्रेन जानना चाहूँगा कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है मैनिपुलेशन के लिए? कि वो कौन-सा पार्ट वीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ब्रेन का कोई एक फिक्स पार्ट नहीं है जो ब्रेन को मैनिपुलेशंस के लिए आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हम साइंस भी यही खोजने में लगी पड़ी हुई कि हमें ब्रेन का कोई एक हिस्सा मिल जाए जो हमें ये बता दे कि ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ओके। ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गन है जी, सबसे ज्यादा जटिल ऑर्गन है, और ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ कर ही इसको ऊपर लगाया होगा, क्योंकि ये आपकी सब चीजों को कंट्रोल करता है। जी। आपके दिल को, पेट को, जिगर को, तिल्ली को, सबको कंट्रोल कर रहा है बेसिक। जी। तो मैं अगर मोटे तौर पर ब्रेन को समझाने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से ये नया फोन लॉन्च हुआ है आपका आईफोन, या अभी ठीक है, हर साल लॉन्च होते रहते हैं। तो एक फोन की तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रेन को। ओके, तो आपके ब्रेन के अंदर कैमरा है, एक टॉकोर 10 कोर प्रोसेसर है, और एक बैटरी है, और मल्टीपल चिप्स हैं। जी, ठीक है कि नहीं, बहुत सारी चिप्स है। तो ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये आपके ब्रेन की कैमराज, आपकी आई हो गई, स्पीकर कान हो गए, जी, और ये ब्रेन के अंदर जो एक माइक्रो ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो पड़ा हुआ है, जी, ये आपका ब्रेन। जी, अब ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर्स को। ओके, अब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जी। अब मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल फोन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है, जी, ये मुझे बता दो। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेसर के वो तो पूरे प्रोसेसर में फैला हुआ है। राइट हो। आप एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस चिप के अंदर प्रोसेस ये पड़ा हुआ है। जी, आपने गूगल प्ले स्टोर खोला और आपने उसमें पबजी स्टोर कर लिया, पबजी खेलना शुरू कर दिए। अब हम क्या है, पबजी खेल रहे हैं और हमारे दिमाग में अचानक से आया कि यार ये जो बंदूक वाला आदमी है ना, ये मेरे फोन के अंदर कहाँ पे है, ये मुझे बता दो। अब हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदूक वाला आदमी उस प्रोसेसर, उस फोन के अंदर, वो है ही नहीं, वो संभव ही नहीं है कि उस फोन का कोई एक कंपोनेंट उस आदमी को क्रिएट कर सके। ये तो ओवरऑल वर्किंग मैकेनिज्म है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको पिन पॉइंट करना संभव ही नहीं है। वो ही जनरेट कर रहा है एक वर्चुअल, भले ही वर्चुअल, ये एग्जिस्ट करता है। जस्ट फर्क सिर्फ इतना है कि उस इमेज को क्रिएट करने में, उस व्यक्ति को क्रिएट करने में, या एक पर्टिकुलर मेमोरी को या एक फंक्शन को, आपके वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर या 10 कोर का जो प्रोसेसर, उसमें कितनी कोर लग जाती है। जी, जो लोअर फंक्शंस हैं जैसे कि भूख, नींद, प्यार, दो कोर का काम है, जी, तो वो आपका नोकिया कीपैड वाला भी काम करता जी, बिल्कुल। है कि नहीं। तो उसकी बैटरी भी जाती है, आपको दिखता भी है, फोन भी कर सकते। अब आपको हायर वर्जन और अपग्रेडेड कुछ चीज चाहिए, तो आपको लगा भाई ये प्रोसेसर इसके संग काम नहीं करेगा, वैसे आपका प्रोसेसर स्लो हो गया है, आप इसकी रैम बढ़वा लो, आप इसका प्रोसेसर फास्ट करवा लो, या आप इसमें एसडी बढ़वा लो। तो दैट इज व्हाट, इफ यू फाइंड कि ये एसडी पढ़ने से ये पर्टिकुलर गेम में खेलने लग गया, पहले तो नहीं खेल पा रहा, तो क्या वो गेम उस एसडी में है? ऐसा नहीं, ऐसा तो एसडी हैज मेड यू दैट कैपेबल कि आप उस गेम को खेल कर पाए। ऐसी ब्रेन के सामने कि ये सारी चीजें जो हैं एक पर्टिकुलर बहुत ही क्रॉस कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जी, जिसमें से कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना, रिवॉर्ड सिस्टम है, हम कहते हैं रिवॉर्ड,
ये हमारे पास है कि जो एमिगडाला हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गए, ये आपके रिवॉर्ड को, लिम्बिक सिस्टम, ये रिवॉर्ड को रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये उसके एक मोटे हिस्से हैं, जी लेकिन खाली वो ही नहीं। जी। तो जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि ब्रेन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं भी। तो एक ब्रेन वॉश नाम की भी स्ट्रेटेजी लोग यूज़ करते हैं। क्या ये पॉसिबल है रियल में? क्योंकि जब भी हमारा ब्रेन कुछ भी देखता है वो उसे तुरंत स्टोर कर लेता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं? ब्रेन वॉश की परिभाषा क्या है? अपने कंट्रोल में ले लेना लोगों को, या फिर जो वो सोचता है उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर देना। पर्सपेक्टिव चेंज कर। जी। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रेन वॉश नहीं, डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी अलग अलग है। क्या हमें नहीं लगता कि जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं वो सब ब्रेन वॉश्ड है? क्योंकि लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि डू और डाई की सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। कि ब्रेन से उनका ब्रेन वॉश्ड नहीं हो गया? आपके हिसाब से देखा जाए तो उनका ब्रेन तो वॉश्ड है। उनको देश देश का सम्मान और ये सारी चीज़ें, देश की सिक्योरिटी, रक्षा, ये सारी चीज़ें इतनी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर। वहाँ जाने के बाद आप स्ट्रांगली आपके दिमाग में इनकॉर्पोरेट कर दी गई कि आपके लिए उसके अलावा आपका जीवन भी उनके सामने कुछ नहीं कहता है। जी कौन नहीं है आज की डेट में? लोग कहते हैं कि अंधभक्त, मोदी भक्त या वॉट एवर भक्त है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं, वो उनका ब्रेन वॉश नहीं है, या टोटली जो अगेंस्ट हैं, क्या वो ब्रेन वॉश नहीं? जी और जो कोल्ड शॉर्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट कह लीजिए या कुछ और भी कह लीजिए, ये लोग जो जिनका ब्रेन वॉश्ड सो कॉल्ड किया जा सकता है, वो लोग होते हैं, वो होते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस वो स्टिकी होता है। यहाँ से चले इस गली, फिर इसमें घूम गए, फिर इसमें, फिर वहीं आ गए, फिर वहीं आ गए, डिसिप्लिन्ड है, मतलब लूप है। वो वहीं लूप में घूमता रहे। ओके। तो एक पर्टिकुलर थीम जिसके अराउंड आप उनका लूप घुमा दें, वो ब्रेन की ये थोड़ी सी एक्सेंसिटी है कि उसके लूप में घूमने की आदत है। जी और उस लूप के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। आप चाहो तो देशभक्ति रख सकते हो, चाहो तो टेररिज्म रख सकते हो, जी और चाहो तो कुछ फैशन रख सकते हो, जी चाहो तो नेशनलिटी रख सकते हो, जी। चाहो तो फूड रख दो। अगर आपने वो फूड रख दिया तो वो फूड के अराउंड ही घूमता रहेगा, तो हम उनको फूड मैनिक्स कहने लगते हैं। या उस लूप के अंदर अगर आपने शॉपिंग रख दी जी तो वो आप कहने लगते हैं भाई तक ये तो शॉप मैनिक हो गए, शॉप लिफ्टर्स हो गए, या 24 घंटे इनको शॉप द मेनी शॉप अल्कोहलिक्स, ट्रबल अल्कोहलिक्स, और एन नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी गिवन। जी अगर वो अपने देशभक्ति रख दी तो वो पेट्रियोट्स हो गए। जी सो इट डिपेंड्स। द बेसिक फॉल्ट इज कि वो स्टिकीनेस ऑफ द थॉट, या उस ब्रेन के सर्किट जो ऐसे हैं कि वो लूप में घूमते ही, तो वो लूप के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यू हैव टू, द पीपल हु आर स्मार्ट एनफ, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना? तो ये सभी लोगों को संभव नहीं। अगर ऐसा होता तो सब लोग इस एक्सट्रीम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते। जी तो इसीलिए मैंने कहा कि डिफेक्टिव नहीं कह रहा हूं मैं, इसीलिए थोड़े से कुछ एक सेगमेंट ऑफ ब्रेन्स हैं जो इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाते हैं, और उन्हीं को आप अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश जिसको हम कहते हैं, जी क्योंकि आपने ऐसे वो अपनी लूपिंग है, आपने लूप में क्या रख दिया जी। वो आप डिसाइड कर सकते। ठीक है सर। जैसे कि लूप के बारे में बात हो रही है, तो लूप में जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं वो एक साथ एक लूप में फंसे हुए हैं, उन लोगों का ब्रेन वॉश कह सकते हैं हम लोग। पर कुछ लोग उन लूप में जाते हैं और वहाँ से एस्केप कर आते हैं। बिल्कुल, वो लोग क्या होते हैं? उन लोगों के माइंड में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं? जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल ये दिया ना कि चाहे वो एक्सट्रीम टेररिज्म हो, चाहे पेट्रियोटिज्म हो, या कोई भी हो, ये जो लूप है ये कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, ओके। तो दीज पीपल आर प्रोन टू हैव दिस, ये इनको तो ये होना ही है ना, ये उससे नहीं निकल सकते। ओके। जहाँ इन लूप की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जी जो लेस डिफॉल्टेड या कम एक्सेंट्रिक ब्रेन्स हैं, जी वो उनसे लूप में निकलने की क्षमता रहती है, या वो उस लूप की कनेक्टिविटी और भी चीज़ों से होती रहती है। तो जहाँ वो इनपुट्स बढ़ने लगते हैं, जैसे कि आपने देखा ना कि परिवेश बदल जाता है, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड मैकेनिज्म मिलने लगा, क्योंकि वो लूप है आपके रिवॉर्ड से भी कनेक्टेड है। तो वो लूप को लूजन करने की या ब्रेन की कितनी कैपेबिलिटी है कि उसको लूजन किया जा सकता है, जी दैट इज ऑल इंट्रिंसिक। वो एक मेरे ख्याल से हम कहना चाहिए जेनेटिकली डिटरमाइंड है, या हर व्यक्ति के लिए अपनी अलग है। जी। तो सर मैं पीक परफॉर्मर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पीक परफॉर्मर्स के अंदर कौन से ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो उन्हें पीक परफॉर्मर बनाते हैं? तो जो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट या अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन या एक्सेल कर रहे हैं, जी तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जो हम सबकी बात नहीं कर सकते हैं। जी मोटे तौर पर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं वो दो ट्रेड्स हैं। एक को हम बोलते हैं ऑब्सेसिव ट्रेड, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो एक लूप सिस्टम है, जी
तो इस लूप सिस्टम में अगर आपने बास्केटबॉल रख दी जी, तो वो आदमी जो है अपनी सारी एक्टिविटीज बास्केटबॉल गेम की आराम आराम वही करता रहे। और उसमें एक्सेल करने की वो जब आप उस चीज को बार बार करेंगे तो ऑब्वियसली एट वन टाइम यू विल एक्सेल। ओके, ठीक बात है। ओके, पहली चीज वो एक होता है नार्सिज्म, नार्सिस्टिक ट्रेट होता है ओके, जो कि सेल्फ एप्रिशिएटिंग ट्रेट होता है बेसिकली। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए यूजुअली हमारा ब्रेन जो है ना रिवॉर्ड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई कोई हमें अप्रिशिएट करे, इसीलिए प्राइजेस होते हैं, अचीवर बनाया जाता है, पोडियम पे खड़ाया जाता है कि आपने कुछ अचीव किया। जी, ये नार्सिज्म एक ऐसा है कि आप सेल्फ एप्रिशिएटिंग है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। जी, तो आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक वो है, वो लूप घूम रहा है जो आपको एक चीज के अंदर चारों तरफ घुमाए चले जा रहा है और आप उसी को अप्रिशिएट, खुद को ही अप्रिशिएट करते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो एक फोकस चीज को अचीव कर पाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू एक्सेप्ट। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नार्सिज्म एंड ऑब्सेसिव। नार्सिसिज्म एंड ऑब्सेसिज्म। ओके सर, तो इसके साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारे ब्रेन में मतलब अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, कुछ लोग सामने वाले से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग इतनी बड़ी भीड़ में खो जाते हैं और अपने आप को एकदम सुसाइडल टेंडेंसी में ले आते हैं। तो सर ये क्या चीज़ होती है जो ब्रेन में हमारे, ऐसा क्या फॉर्म होता है जिससे कि हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं? जो ब्रेन है वो एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जिसकी एक निश्चित लाइफ है। ओके, ठीक है ना, वो आप पैदा होते हैं तो आपको पता है कि आप इतने साल जिएंगे, उसमें आप बीच में गड़बड़ कर सकते हैं बहुत सारी चीजें कर करके, तो उसमें से सुसाइड एक चीज है। लेकिन एवरीबडी इज डिस्टाइंड टू लिव फॉर एक पर्टिकुलर जीवन जीने के लिए आप पैदा हुए हैं। ओके, ठीक है ना, लेकिन जब आप इस जीवन काल में जब आप आगे जाते हैं तो 4 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट माने गए हैं किसी व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए। एक है कि आप एक किसी, चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो समाज का आप हिस्सा अपने आप को माने या समाज आपको एक्सेप्ट करे कि आप उसका एक हिस्सा हैं, आप जीवन में कुछ अचीव कर पाएं। दूसरा कि आपका जो मन है, या जो मैंने कहा एक रिवॉर्ड सिस्टम की हमने बात करी, आपके जो दिमाग जो है वो प्रसन्नचित्त रहे और सेल्फ कंटेंटेड रहे। जी, ठीक है, ये 4 चीजें मुख्य तौर पर हर एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए होती है। जी, जब भी इन चारों फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर मिसिंग होता है तो व्यक्ति जो है अवसाद का शिकार होने लगता है, या उसको लगता है कि मेरे जीवन में अब और चीजें अच्छी संभव नहीं है, जी, और इसीलिए वो फिर सुसाइड की तरफ जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जैसे किसान है, जी, कर्ज में डूब गए हैं तो उनको लगता है कि समाज हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, ओके, हमारे मतलब हम बर्बाद पड़े हुए हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है, जी, तो दे डोंट फील अ पार्ट। पहली चीज, ओके, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया या पारिवारिक कलह हो गई तो उसको लगता है कि आई एम नॉट वांटेड, जी, मैं मेरे को कोई नहीं चाहता, या मेरे को जो ब्रेन को जो मिलना चाहिए सहानुभूति या जो प्रेम या अप्रिसिएशन वो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर उसको लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, मुझे इससे खत्म कर देना चाहिए। तीसरा एक सेगमेंट है जिनको लगता है कि यूजुअली आर्मी पर्सन्स या वो लोग जो होते हैं या टेररिस्ट होते हैं वो कि अपना जीवन जो है वो दूसरों के लिए भी समर्पित किया था, एल्ट्रिस्टिक काइंड ऑफ पीपल इनको हम बोलते हैं। तो उनको लगता है कि 10 आदमी को बचाने के लिए अगर मुझे मरना पड़ जाए तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सुसाइड, कि मैं मर जाता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं 10 को बचा लूँ। सो ये 3 कैटेगरी ऑफ सुसाइड की होती है। ज़्यादातर पहली और दूसरी कैटेगरी जब हमें समझ लगता है कि समाज हमारे साथ में नहीं रहा, या हम समाज का हिस्सा नहीं रहे, या हमें जीवन से वो सहानुभूति, अनुभूति या आनंद की प्राप्ति नहीं होती, वो बीमारी की वजह से भी हो सकती है या किसी एक्सटर्नल फैक्टर सेकेंडरी, मतलब ये लड़ाई हो गई, जी मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, ये तो मुझे प्यार नहीं करते, ये मेरे को आईफोन नहीं दिला रहे हैं, ये गेम नहीं दिला रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहते, तो जीवन बेकार। ये क्षणिक भी हो सकता है और ये लंबे समय तक जब आप डिप्रेशन का शिकार हो या स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो, जब भी ऐसा परिवर्तन ब्रेन के अंदर आएगा तो वो आपको सुसाइड की तरफ धकेल लेगा। जी। तो सर अब इसके बारे में मैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सर मॉडर्न टाइम के बारे में बात करते हैं। आजकल क्या होता है कि लोग अपना घर छोड़ के बाहर दूसरे स्टेट या सिटी में रहने जाते हैं, वहाँ लोनलीनेस फील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि लोनलीनेस से उनको क्या दिक्कत हो सकती देखिए इतने सालों में जो ह्यूमन ब्रेन है वो एकल ब्रेन जिसको हम कहते हैं सामाजिक, इंसान जो है सामाजिक प्राणी है, और इसी प्रकार से इंसान का जो दिमाग है वो धीरे धीरे ब्रेन जो है इवॉल्व होके सोशल ब्रेन बन गया है। जी, तो वो सोशल एक्नॉलेजमेंट इज अ मस्ट। जी, तो अगर वो सोशल एक्नॉलेजमेंट आपको प्राप्त नहीं होता है, इसी दौरान में, इस इवोल्यूशन के दौरान में हमने भाषा और इमोशंस को हमने उभारा है, यही 2 चीज़ें हैं जो हमें बहुत
अलग करती हैं बाकी जानवरों से। वरना तो एक कहावत है ना, ब्रेन, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। यस सर। बस सोशल के अलावा तो जानवर ही है, जो सोशल ही है जो हमको अलग अलग करता है। और सोशल बनने के चक्कर में हमने भाषा विकसित करी जी, और हमने अपना कम्युनिकेशन विकसित, कम्युनिकेशन और भी करते, लेकिन हम एडवांस लेवल का, एडवांस लेवल। हमने लैंग्वेज, जी, आर्ट, कल्चर, ये सब हमने डेवलप करी। तो ये ब्रेन का इवोल्यूशन है। जी, तो जब भी उस ब्रेन को ये सोशल एक्नॉलेजमेंट नहीं प्राप्त होता है तो वो लोनलीनेस का शिकार होता है। इसलिए बट बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हमारी नीड कह लीजिए, हम उसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ रहा है कि हमें नौकरी करनी है, या हमारे बेटर ऑप्शंस वहाँ पर हैं, या हमें इतने करोड़ का पैकेज मिल रहा है। लेकिन वहाँ जाकर यदि हम उस समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं जी, तो फिर हमें लोनलीनेस फील होती है। बड़ा नॉर्मल सा है, सही से बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, उस समाज का हिस्सा होना, और वो समाज आपको एक्नॉलेज करे। ये मैंने अभी पहले बताया कि भाई अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहा है तो ये फील ये बेकार है। जी, तो आपका ब्रेन उसी डिजाइन से बना हुआ है। ये प्राइम इंपॉर्टेंस हमारे लिए समाज, इसीलिए हम सारा का सारा व्यवहार समाज के हिसाब से तो कर रहे हैं। समाज नियम बनाता है। 25 साल पहले समाज कहता था कि ये रिलेशनशिप गलत होती हैं, जी, अननेचुरल हैं, और ये लोग जो करते हैं ये मानसिक रूप से विकृत हैं। अब आपके पास समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया, जी, देशों ने लीगल बना दिया। जी, तो दिस इज, अब कोई एक चीज जो पहले एक्सेप्टेबल नहीं थी या पहले गलत थी, आज सही कैसे हो गई 30 सालों में? जी, तो दिस इज हाउ, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो सोशली डायरेक्टेड और या सोशली इन्फ्लुएंस, तो दैट्स व्हाई वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें चाहिए, तो चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो 2 व्यक्ति हो, चाहे वो 4 व्यक्ति। क्या व्यक्ति है? तो जब नहीं मिलता तो हम एक पार्टनर की, चाहे वो उसमें सेक्सुअल भी हो सकता है, जी, नॉन सेक्सुअल भी हो सकता है, कुछ भी होता है, बट बेसिकली आप एक बड़े ग्रुप का एक हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ आपके ब्रेन को एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेंस, आपको ये अनुभूति होती है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, या मैं, मुझे चाहा जा रहा है, जी, आई एम वांटेड, आई एम वांटेड। दैट्स व्हाट। ओके, तो सर इसके साथ यही पॉइंट में सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अब लोग क्या करते हैं, दूसरी सिटी में गए, लिव इन रिलेशनशिप बनाते हैं, वहाँ पे उनके हुकअप कल्चर चल रहा है, ठीक है? तो उससे वो मल्टीपल पार्टनर के सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं। जी, तो इससे उनके मेंटल स्टेट पे और उनकी लॉयल्टी पे एक्चुअल में इफेक्ट पड़ता है? कि लॉयल्टी एक ऐसा टर्म है ना, मैंने कहा ना कि ये समाज डिसाइड करता है। अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो एक राजा की कई रानियां होती थी, जी, तो वो लॉयल नहीं थे, या वो रानियां लॉयल नहीं थी। अब वो गलत था या ये गलत था, जी, मुझे नहीं मालूम क्या गलत था। तो बेसिकली ये हमारा समाज ये डिसाइड करता है कि लॉयल्टी की परिभाषा क्या है। जी, तो एक जमाना था जब ये सारी चीजें, पॉलीगैमी वाज वन ऑफ द थिंग, कि एक पुरुष कई महिलाओं के संग रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। जी, फिर उसके बाद एक समाज आया कि हमारे प्रतीक, सामाजिक प्रतीक बदले, भगवान राम हमारे आदर्श हुए, एक पुरुष एक महिला, मोनोगैमी वाज द थिंग। जी, समय बदला और अब सामाजिक परिवेश, नीड, बहुत सारी चीज़ें हमें लगी कि ये शायद सेक्स जो है वो हमारी स्वतंत्रता का इंडिकेटर है, तो हमें छूट दी जाए कि हम जहाँ मन चाहे, जैसे मन चाहे किसी के संग भी सेक्स कर सकते हैं। तो हमने उसको संग अटैच कर लिया अपनी आज़ादी के संग। इसलिए हमें लगता है कि ये हमारा निर्णय है, हम किसी के संग भी कभी भी जब हमारी मर्जी हो तो हम कर सकते हैं, विदाउट गोइंग इनटू परमानेंट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। अब वो लॉयल है या नहीं है, ये मुझे नहीं लगता, ये समाज ही डिसाइड करता है। वो कोई समाज के सेगमेंट से जो कहते हैं कि लिव इन बहुत बढ़िया है, कोई हमें क्या दिक्कत है, सब एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं, अच्छे से पहन, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं जो बहुत रिजिड हैं, रिजिड कह रहा हूँ मैं, नहीं, उनकी सोच अलग है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो शादी के बाद होनी चाहिए या सिंगल पार्टनर से होनी चाहिए। और ये तबका धीरे 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 बढ़ता चला रहा है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। जैसे हमने देखा, मैंने कहा ना, जो रोल मॉडल आप क्रिएट कर दो, एक सेंस जो एक्सेस में देखने को मिल जाए, उसको आदमी एक्सेप्ट करने लगता है जी, और धीरे 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 फॉलो करने लगता है। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हुकअप कल्चर चल रहा है, सिचुएशनशिप चल रही हैं, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं, जैसे नंबर ऑफ अबॉर्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जी, तो सरकार जो है इस पर कोई पाबंदी लगा दे, और 20 साल बाद हमें लगे कि हम पतन की ओर जा रहे हैं और इन पर रोक लगे, फिर ये हो जाए कि नहीं, एक व्यक्ति के संग एक ही रिलेशनशिप होने चाहिए, फिर से हम वापस आ जाएं राम राज्य की तरफ, जी। एक पुरुष और एक महिला, यू नेवर नो। तो ये सारी डेफिनेशन तो समाज डिसाइड करता है। जी सर। दैट्स द ओनली। सर मेरा एक कहना ये भी है कि साइकोलॉजिकल बेस पे देखते हैं, क्या बॉडी काउंट एक्चुअल में अफेक्ट करता है कि अगर किसी के एक से ज़्यादा या फिर मैक्स टू मैक्स 5 से ज़्यादा बॉडी काउंट होते हैं, ओके,
तो क्या उस माइंडसेट पे इफेक्ट करेगा? मतलब आप इसका जवाब सामाजिक रूप से जानना चाह रहे हैं या बायोलॉजी के रूप से? सर मैं बायोलॉजिकल रूप से जानना चाहूँगा, क्योंकि समाज के तो अपने अपने पर्सपेक्टिव टाइम के संग चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी स्पीशीज, किसी भी जाति, जी। जानवर, इंसान, किसी की भी अगर बात करें तो पुरुष जो जाति है उसका जीवन जो है अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जी। है। ओके। ठीक है कि उसको अपनी प्रजाति आगे बढ़ानी है, अपना वंश आगे बढ़ाना है, जी। और पुरुष का एक मेन कार्य है। तो उसको कुदरती तौर पर सेक्सुअली बहुत एग्रेसिव बनाया गया है, या उसकी डिमांड्स ज़्यादा बनाई गई हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके, ताकि उसका वंश आगे बढ़ हाँ सके। जी। ओके। राइट। ओके सर। तो पुरुष इसी प्रकार से, महिलाओं में रिसेप्टिविटी उनके लिए ये है कि उनको चूज करना होता है कि वो जिस वंश को जन्म दे रही हैं वो इतना परिपक्व हो, उतना स्ट्रांग हो कि वो आगे एग्जिस्ट कर पाए, सर्वाइव कर पाए। ओके। अगर बच्चा तंदुरुस्त होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा भाई। अगर कोई कमजोर बच्चा पैदा हो गया तो मर जाएगा, चाहे वो शेर हो, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, इंसान हो, कोई भी हो। जी। तो वो ऐसे पुरुष का चूज करती है, चयन करती है जो कि स्ट्रांग हो। अब स्ट्रांगनेस शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो जैसी रिक्वायरमेंट है। शेरनी को जरूरत है कि जो शेर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा शिकारी हो, वो ऐसा चूज करती है, तो इसलिए दो शेरों को लड़ना पड़ता है जी शेरनी का स्नेह प्राप्त करने के लिए। अब हम समाज में रह रहे हैं तो हम पुरुषों को लड़ना पड़ता है कि भाई साहब आपका पैकेज कितने करोड़ का है फाइनेंशियली से, ठीक आपके पास लैम्बोर्गिनी है जी, फरारी है, रिस्पेक्ट आप- और सोसाइटी में। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जिस्टेंस की परिभाषा बदल गई। जी। अब आपको शिकार तो नहीं करना ना, भाला लेके आप लंडन मारने तो जाएंगे नहीं, ठीक, तो आपको स्ट्रांगनेस की तो जरूरत है नहीं ना। तो भले ही आप इतने सूखे हो, लेकिन आपका 3 करोड़ का पैकेज है, यू आर स्ट्रांग। यस। तो वो आपकी, तो अब उस चक्कर में पुरुष जो है वो पॉलीगैमस है, ओके। नर जाति हमेशा पॉलीगैमस है। और लेकिन समाज की नियम ऐसे, जी। समाज का नियम ऐसा है कि हमने बना रखा है कि भाई यू हैव टू बी इनटू अ रिलेशनशिप। अब उसके एक्सक्लूसिव बीच बीच में चीज़ें परिवर्तन होने लगती हैं, एक रिलैक्सेशन है कि आप, तो वो परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए वो बॉडी काउंट, मुझे नहीं लगता पहले कोई ऐसा टर्म था जो बॉडी काउंट या इंपॉर्टेंट मैटर करता था, आज मैटर कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ना मैटर करे। ओके। तो इट इज़ ऑल सोशल। सोशल। तो सर जब दो कपल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो आफ्टर इंटरकोर्स मेल सोचता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं नासा में होता, एंड फीमेल फॉल इन लव और ज्यादा प्यार में जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये दोनों की ब्रेन की वायरिंग अलग अलग है, इस वजह से ऐसी सोच है। जी। वो कहा जाता है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। तो दोनों की ब्रेन की जो स्ट्रक्चरिंग है, जो वायरिंग है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ओके। मेल की जो मैंने कहा ना, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो बहुत हाई हैं जी। ठीक है, और उनमें एक गैप है बेसिकली, ओके। और एंड इट इज इम्पल्सिव, वो इम्पल्सिव है, उसमें शक्ल सूरत या बहुत सारे फैक्टर्स को देखने की गुंजाइश नहीं होती है। ओके। ठीक है, दे वांट सेक्स, ठीक है कि नहीं। तो वो वेरिएबल पार्टनर्स कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई बहुत सुंदर ना हो या शारीरिक रूप से बहुत आकर्षित ना हो, ऐसा भी हो जाता है। ओके। तो लेकिन जो फीमेल्स की जो डिजायर्स है, जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उतनी हाई नहीं होती हैं। मैं जैसे मैंने कहा, उनको एक पार्टनर चाहिए जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, एक अच्छा ऑफस्प्रिंग दे, और सिक्योरिटी। हाँ। तो वो जब तक इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करती है तब तक वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए एडवांस नहीं करती हैं। पुरुषों के संग ऐसी आवश्यकता नहीं है, उनको ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल बॉन्डिंग हो, वो बिना इमोशनल बॉन्डिंग के भी सेक्स में इन्वॉल्व रह सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेन को बहुत स्टिमुलेट करता है, उनको एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि वो ब्रेन डिजाइंड है ऐसा। यस। ओके। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि उनको ये लगता है कि यार ये मतलब आई कुड हैव गॉट बेटर, या हमें कुछ और मिल जाता, या मैं इससे बेटर कुछ कर रहा होता, नॉट इन सेक्स, कुछ और जो मुझे और बेटर करता, मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसका एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो सेक्सुअल साइकिल है मेल की, जब वो उसका सेक्स मतलब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद एक पीरियड है जिसमें कि उसको सेक्स की अनुभूति नहीं होती। यस सर। चाहे कितना भी हो, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ओके। तो आप उसको कितना भी सेक्सुअली स्टिमुलेट करने की कोशिश करें, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वो एक रिफ्रैक्टरी पीरियड है कि वो मशीन बंद हो चुका है, तो उसमें और करंट पैदा नहीं होने वाला है। ओके। तो उस दौरान में ये सारे विचार आने लगते हैं, क्योंकि आपका सेक्सुअल डाइवर्जन खत्म हो जाता है, और आपकी सारी जो ब्रेन का थॉट प्रोसेस है वो जीवन के अलग अलग हिस्सों में
को पे फोकस करने लगते। पहला फोकस तो सेक्स में था, अब वो खत्म हो गया, अब वो खत्म। अब दोबारा पीक आनी भी नहीं है जी, वो आएगी 3 घंटे 4 घंटे बाद। तब तक आप जीवन के और हिस्सों पे फोकस कर ब्रेन फोकस करने लगता है कि वो नौकरी हो गई, पैसा हो गया, वो मालूम पड़ा सेक्स करने के बाद सोचना है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। यस। दैट्स हाउ ब्रेन इज लाइक दिस। ओके एंड सर फीमेल फीमेल क्यों फॉल इन लव में जा रही है, मतलब एकदम से लव और क्यों एक्सप्रेस हो रहा है? नहीं, फीमेल की जो मैंने कहा ना, जब तक वो डिजायर्ड महसूस नहीं करती कि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे चाह रहा है, ठीक है, और उसे उस रिलेशनशिप में परमानेंस ही नहीं दिखती, तब तो वो सेक्सुअली एडवांस नहीं करती है अपनी तरफ से। ओके ठीक है ना। और ये है कि जब वो सेक्सुअली एडवांस करने लगती है तो फिर वो चाहती है कि मुझे जितना मैं इधर से दे रही हूँ उतना ही उधर से आ, जो पुरुष के लिए कभी संभव ही नहीं हो पाता देने के लिए। वो देता है, वो क्षणिक देता है, फिर वो बंद कर देता है जी। फिर ये चलता है, फिर वो, और महिलाओं के लिए वो ऐसा चलता है, सर वो चाहिए प्लेटू चलता है, एक लंबा 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 एक रिलेशनशिप में वो रेसिप्रोकेशन नहीं हो पाता, इसीलिए मैरिज कई बार फेल हो जाती है। ये दोनों को समझना पड़ेगा ओके कि बोथ आर वाइल्ड डिफरेंटली। तो जैसा कि दर्शकों आपने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझा, हमने काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में और काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में हमने बात किया। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे और अच्छे टॉपिक आपके सामने लेके आ पाऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे फ्रंटल कॉर्टेक्स, एडिक्शंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो स्टेप ऑन स्ट्रीट को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टेप ऑन स्ट्रीट ही सिखा रहा है कि कैसे कैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है।